Good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Good evening, sir. Good evening. तो भाई कल हम लोग जो है थिन लेंस के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, है ना? Yes, sir. डायरेक्ट और क्वेश्चन भी है, उसमें बता दीजिए। हाँ, भेजो। सर आप ही दिए थे सर क्वेश्चन कल। अच्छा, क्या क्वेश्चन था? एक मिनट, मैं देखूं पेपर जिससे दिया था। अच्छा, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस और कन्वर्जिंग मिरर वाला क्वेश्चन था ना? यस सर। हम्म। तो ये आपको बताया गया था कि ये एक मिरर है जिसका फोकल लेंथ आपको दिया गया था। फोकल लेंथ इसका कितना था भाई? सर 20 सेंटीमीटर। 20. Diverging length of focal length 20 सेंटीमीटर एंड कन्वर्जिंग मिरर फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। मिरर का 10 दिया था यस सर। और ये तुम्हारा जो है वो डाइवर्जिंग लेंथ हो गया जिसका फोकल लेंथ दिया गया था FL, मान लो दिखाया 20 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा जाए जिससे कि ये 5 सेंटीमीटर पे रखा गया है, तो रे जो यहाँ से जा रही है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन इस मिरर पे परपेंडिकुलर हिट करनी चाहिए भाई, है ना? यस सर। जिससे कि जहाँ पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे फाइनली इमेज बन जाए। ठीक है ना? तो ये आपके पास इंफॉर्मेशन है कि जहाँ पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे इमेज अगर बनना है तो जरूरी है कि रे जैसे गई थी वैसे ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाए, यानी कि ये रे जो आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस जा रही है दैट शुड स्ट्राइक द मिरर परपेंडिकुलरली, है ना भाई? यस सर। यस। तो अगर इसको परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करना है तो इसको आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये हमारा पॉइंट जो होना चाहिए वो इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर होना चाहिए। यस सर। यस सर। अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी कितनी होनी चाहिए? 15 सेंटीमीटर की, क्योंकि 5 सेंटीमीटर पे ये लेंस है मिरर से। तो 20 सेंटीमीटर हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द मिरर, क्योंकि फोकल लेंथ दिया गया है 10 सेंटीमीटर का। तो ये 15 सेंटीमीटर हो गया। इमेज कहाँ पे बन रहा है ये आपको मालूम है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन आपको निकालनी है। अब लेंस फॉर्मूला को यूज करिए, 1/v माइनस 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f। ये फॉर्मूला हम लोग लेंस के लिए यूज करेंगे। v की जगह पे माइनस का 15, ठीक है ना? यस सर। u की वैल्यू आपको निकालनी है। आपने x माना है तो माइनस का x रख दीजिए, साइन के साथ रख दिया तो आपको x पॉजिटिव मिलेगा। और f की वैल्यू जो है आपको मालूम है कि माइनस का 1 कितना लिखना है, 20 लेंस के लिए फोकल लेंथ।
तो 1/x हो जाएगा 1/15 माइनस का 1/20 15 और 20 एलसीएम हो जाएगा मान लो 60। ठीक है, तो 60 15 64 15 33, तो x के बारे में इंफॉर्मेशन हो गया 60 सेंटीमीटर। तो अगर आप 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, तो आपके पास ये इंफॉर्मेशन बना कि जो ऑब्जेक्ट है वहीं पे फाइनली इमेज बन जाएगा आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लेंस। ठीक है भाई। सर वो 15 कैसे आया? यस रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 टाइम एफएम होता है यस 20 सेंटीमीटर। और अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी आपको पता हो गई 20 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर दिया गया है, तो 15 सेंटीमीटर ना हो जाएगा। यस ठीक है, यस क्लियर। यस ओके, आइए थोड़ा सा जो है बात कर लेते हैं कि अगर कोई पर्टिकुलर लेंस है और उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है विद सर्टेन वेलोसिटी, तो ऐसे केस में हम इमेज की वेलोसिटी के बारे में ऑब्जर्वेशन बनाना है, लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, है ना। तो लेंस का वेलोसिटी ऑफ इमेज, मान लीजिए कि ये कोई पर्टिकुलर लेंस है जिसके फोकल लेंथ के बारे में जानकारी है और इस लेंस के फ्रंट में किसी ऑब्जेक्ट को आपने एक सर्टेन पोजीशन पे प्लेस करा है एंड दैट इज मूविंग विद सर्टेन वेलोसिटी। तो अगर हम लेंस भी मूविंग हो सकता है भाई, हाँ, लेंस का भी मोशन दे देते हैं, वेलोसिटी ऑफ ये लेंस हो गया। अब इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के जो है हम दो कंपोनेंट कर सकते हैं, एक वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और दूसरा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस कंपोनेंट। परपेंडिकुलर एक्सिस के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है उसके बारे में अगर इंफॉर्मेशन बनानी है तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो, that is defined as the magnification dhi dt, that is equals to m times dho dt। ये हमारा ऑब्जेक्ट का अपीयरेंस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इमेज का वेलोसिटी का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, यानी कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू द लेंस का परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस जो कंपोनेंट है वो m टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द लेंस का परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस कंपोनेंट। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट को हम ये फॉर्मूले का यूज करके निकाल लेंगे, है ना। यस सर। वेल, यहाँ पे परपेंडिकुलर का जो मतलब है वो है परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस कंपोनेंट perpendicular to principal axis। ठीक है।
परपेंडिकुलर का ये मतलब हो गया। अलोंग द साइड कंपोनेंट को लिखना है तो वही हम फिर से लेंस फॉर्मूला यूज कर लेंगे, 1/v माइनस 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f। v तो हमारा v रह गया ऑब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग इमेज की पोजीशन, x की जगह पे u की जगह पे माइनस का x रख देते हैं दैट इज इक्वल टू 1/f। और इमेज पोजीशन को हम v भी दिखा सकते हैं, y भी दिखा सकते हैं। ठीक है, लेट द इमेज इज गोइंग टू फॉर्म एट ए डिस्टेंस y फ्रॉम द लेंस। डिफरेंशिएट कर दीजिए तो माइनस का y पे पावर माइनस का 2 dy dt माइनस का x पे पावर -2 dx dt एंड दैट इज इक्वल टू 0। x जो है ऑब्जेक्ट पोजीशन है, y जो है वो इमेज पोजीशन है। तो ये हो जाएगा dy dt को हम लोग लिख सकते हैं माइनस का y अपान x का होल स्क्वायर dx dt। y अपान x का मतलब हो गया इमेज पोजीशन और ऑब्जेक्ट पोजीशन का रेशियो, और ये माइनस ऑफ एम है जो आप चाहें तो एम से रिप्लेस कर सकते हैं, एम से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा dy dt जो इमेज की वेलोसिटी हो गई। नेचुरल है कि यहाँ पे जो भी मेजरमेंट है वो ऑप्टिक सेंटर से है तो इट विल बी रिलेटिव टू द लेंस ही होगा, एम स्क्वायर इंटू डी एक्स डी टी। यानी कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू द लेंस का पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कंपोनेंट माइनस ऑफ एम स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू लेंस का पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कंपोनेंट। तो पैरेलल कंपोनेंट को लिखने का ये हमारा फॉर्मूला, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट को लिखने का ऊपर वाला फॉर्मूला सिमिलर टू दैट जैसा मिरर के लिए हम लोगों ने बनाया था ना। यस जो Yes, sir. मिरर के लिए था सिमिलर इंफॉर्मेशन यहाँ भी है, वो आप यूज कर लेंगे कभी भी अगर प्रॉब्लम इस तरीके का कोई मिलता है तो। यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि पैरेलल का मतलब है कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसमें एक और फॉर्मूला जो है वो आपको ध्यान में रखना है, वो है लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला फोकल लेंथ ऑफ द लेंस को उसके मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसके सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसके करस्पॉन्डिंग लिखने का है। ये आपका एक मान लीजिए कि लेंस हो गया, थिन लेंस है, एक सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो r1 का कह दिया आपने, दूसरे का रेडियस ऑफ कर्वेचर r2 का है। आपके पास इंफॉर्मेशन है कि किसी सरफेस से रिफ्रैक्शन के करस्पॉन्डिंग डिस्कशन करना है तो फॉर्मूला आपके पास नोन है। मान लीजिए कि लेंस का जो मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यूएल कह रहे हैं, और जिस मीडियम में आपने इस लेंस को रखा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एम कह दिया। म्यू एम का मतलब हो गया refractive index of the medium in which the lens is placed, and mu is the refractive index of the material of lens.
जो सराउंडिंग मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू कह दिया। आपको मालूम है कि किसी एक कर्व सरफेस से रिफ्रैक्शन की बात करनी है तो उसके लिए फॉर्मूला है μ2/v माइनस μ1/u दैट इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। ये आप लिखते हो भाई। फोकल लेंथ का डिफिनीशन क्या है? Yes, sir. फोकल लेंथ का डिफिनीशन क्या है कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रे आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस जिस पॉइंट पे जाके कन्वर्ज होती है दैट पॉइंट इज नोन एज फोकल पॉइंट, और उसका ऑप्टिक सेंटर से जो सेपरेशन होता है दैट इज नोन एज फोकल लेंथ। तो इस पर्टिकुलर लेंस पे एक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रे को आपने इम्पिंज कराया और उसके करस्पॉन्डिंग आप बात करना चाहते हैं कि इसका कन्वर्जेंस का पॉइंट कहाँ पे होगा, तो आपके पास इंफॉर्मेशन क्या बनेगी भाई कि ये दोनों रे जो यहाँ पे आके टकराई हैं वो आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस दे आर गोइंग टू कन्वर्ज वेयर समवेयर लाइक दिस। इस पोजीशन पे कहीं उनका का कन्वर्जेंस होगा। यू की जगह पे पहले सरफेस से रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, यू की जगह पे यहाँ पे इन्फिनिटी प्लेस करेंगे, μ1 की जगह पे यहाँ पे μm प्लेस करेंगे और μ2 की जगह पे यहाँ पे μl प्लेस करेंगे। v आपको मान लीजिए कि वो v1 हो गया, है ना। तो μl अपॉन v1 कह दिया, ये इक्वल हो गया μ2 माइनस μ1 डिवीजन में r1, पहले वाले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर r1। अब ये रे आकर के बीच में इस सरफेस के द्वारा इंटरसेप्ट हो गई। यहाँ पे जैसा भी सरफेस का नेचर होगा उसके करस्पॉन्डिंग रे जो होगी वो नॉर्मल से दूर हो जाएगी। तो अभी जो फिगर बनाया है उसके अकॉर्डिंग ये कॉनकेव दिखा रखा है, तो नॉर्मल से दूर यानी कि समवेयर हियर जाकर के ये रेज जो है वो कन्वर्ज होंगी एंड दैट पॉइंट इज नोन एज द फोकल पॉइंट, है ना। और यही जो पहले वाले सरफेस से रिफ्रैक्शन के बाद इमेज की लोकेशन है वो दूसरे सरफेस से रिफ्रैक्शन के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट पोजीशन के लिए यहाँ पे v1 प्लेस करेंगे आप, है ना। दूसरे सरफेस से रिफ्रैक्शन की बात कर रहे होंगे तो बोलो भाई, ठीक है क्या? Yes, sir. Yes, sir. μ2 Yes, माइनस μ1 की जगह पे आप यहाँ पे μl माइनस का μm रखेंगे, ये रखना था इसमें छूट गया, μl माइनस का μm। इधर से v1 के लिए इंफॉर्मेशन हो गया कि ये लिखा जाएगा μl माइनस का μm डिवीजन में μl इंटू r1, ये v1 हो गया 1/v1 की वैल्यू। अब दूसरे सरफेस से रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो उसमें आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है कि रिफ्रैक्शन के बाद जिस मीडियम में रे को जाना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि μ2, ये μ1 लिखा जाएगा। जहां पे कन्वर्जेंस होगा वो आपका फोकल पॉइंट हो जाएगा, माइनस का μl अपॉन v1 से लिखा जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू μm माइनस का μl डिवाइडेड बाय r2 दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सेकंड सरफेस हो गया। यहाँ पे r1 r2 के नेचर को हमने इसलिए नहीं प्लेस करा है क्योंकि हमारे लेंस में वो बाई कॉन्वेक्स हो सकता है, कॉन्वेक्सो कॉनकेव हो सकता है या फिर बाई कॉनकेव हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन आपको नेचर के साथ इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू प्लेस करनी होगी। क्योंकि ये वाला फॉर्मूला बनाते समय तो हमने नेचर के अकॉर्डिंग ही रेडियस को आप कर्वेचर को प्लेस करके फॉर्मूला लिखा था,
तो अब फाइनल जब हमको इंफॉर्मेशन अपने फॉर्मूले में प्लेस करनी होगी, देन ओनली हम लोग इसमें इसका यूज करेंगे। हाँ, यानी कि साइन के साथ रखेंगे। तो ये हो जाता है म्यू एम अपान एफ माइनस का म्यू एल अपान वी वन की वैल्यू ये हो गई म्यू एल माइनस का म्यू एम डिवीजन में आर वन, और ये इक्वल हो जाएगा म्यू एम अपान माइनस का म्यू एल अपान आर टू के। इसको इधर भेज देते हैं, तो इधर में हमको हो गया म्यू एम अपान एफ दैट इज इक्वल्स टू म्यू एल माइनस का म्यू एम। ये मान लो कि कॉमन निकाल लिया, तो ये हमारा हो जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। एक मिनट रुक जा भाई, थोड़ा 2 मिनट के लिए। हाँ भाई, तो आज जाओ इधर देखो। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या बना कि 1/F ये लिखा जाएगा म्यू एल अपान म्यू एम -1 1/R1 माइनस 1/R2। ये किसी भी लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा उसके बारे में ऑब्जर्वेशन को बनाने के लिए आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और इस फॉर्मूले से अगर फोकल लेंथ आप कैलकुलेट करते हैं और वो पॉजिटिव मिलता है, तो इसका मतलब होगा कि वो लेंस कन्वर्जिंग लेंस की तरीके से बिहेवियर देगा। और अगर ये निगेटिव मिलता है तो लेंस विल बी बिहेविंग लाइक ए डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, डाइवर्जिंग लेंस। Yes, sir. इफ Yes, sir. एफ पॉजिटिव मिला तो हमारा लेंस जो होगा कन्वर्जिंग लेंस, और अगर एफ की वैल्यू आपको निगेटिव मिलती है तो इसका मतलब होगा ये डाइवर्जिंग लेंस होगा। ठीक है ना। इसमें जो भी हमारा सरफेस होगा उस सरफेस के करस्पॉन्डिंग रेडियस ऑफ कर्वेचर को विथ साइन प्लेस करना होगा। ठीक है ना। R1 हो गया वो पर्टिकुलर सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसपे पहले रे को आके टकराना है। R2 उस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा जिसपे कि रे को बाद में टकराना है। ठीक है। म्यूएल हो गया लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यूएम हो गया सराउंडिंग मीडियम के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. पावर ऑफ ए लेंस,
Inverse of the focal length is defined as power. Inverse of focal length is defined as power of length. ठीक है, पावर को डिफाइन किया गया 1/f। इधर में फोकल लेंथ को भी साइन प्लेस करना है और उसी के करस्पॉन्डिंग आपके लेंस का जो पावर है वो पॉजिटिव या नेगेटिव होगा। ठीक है, अगर फोकल लेंथ को आपने मीटर में रखा है, इफ f is placed in meter, then unit of power is defined as diopter. ठीक है, डी से जनरली दिखाते हैं डायोप्टर। ठीक है, तो लेंस के पावर का जो यूनिट हो गया, एसआई यूनिट, वो डायोप्टर हो गया, है ना। जैसे मान लीजिए कि कोई पर्टिकुलर लेंस है जिसका फोकल लेंथ जो है वो 1/2 मीटर का है, तो उस लेंस का पावर हो जाएगा 2 डायोप्टर का हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। अगर वहीं पे लेंस का, हाँ, किसको मेल करना है व्हाट्सएप से? हाँ ठीक ठीक है, कुछ नहीं। ठीक है, तो इसका जो पावर होगा 2 डायोप्टर का होगा। उसी तरीके से मान लो कि किसी पर्टिकुलर लेंस का फोकल लेंथ माइनस का 1/4 मीटर है, यानी कि 25 सेंटीमीटर है, तो निगेटिव का तो पावर कितना हो जाएगा, माइनस का 4 डायोप्टर। ठीक है ना। आप में से कुछ लोग हो सकता है चश्मा लगाते हो, हाँ? कुछ लोग पहनते होंगे ना चश्मा आप में से। हाँ, यस सर। तो आपको मालूम होगा कि आपके चश्मे का पावर क्या है। प्रिया आपको मालूम है? हाँ? यस सर। क्या है आपके चश्मे का पावर? सर लेफ्ट वाले का -1.75 है, राइट वाले का -1.5। हाँ, तो आपको अपना जो लेंस है वो कौन सा लेंस हो गया? लेंस कौन सा हो गया? निगेटिव पावर होने का मतलब क्या हो गया? लेंस कौन सा हो गया? डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग, है ना। यानी कि आपका बाई कॉनकेव लेंस हो गया ना, बाई कॉनकेव। मोस्टली आप में से जितने लोग भी चश्मा पहने होंगे सब में एक ही तरीके का आई डिफेक्ट होगा, सबका लेंस का जो पावर होगा वो निगेटिव होगा, है ना। किसी का पॉजिटिव भी है आप में से? किसी यस सर, का मेरे राइट आई का है नेगेटिव हाँ? 0.25। राइट साइड के आई का है मेरे, राइट साइड के। तुम्हारे आई में दोनों डिफेक्ट है? यस सर, लेफ्ट वाले का नेगेटिव में और राइट वाले का पॉजिटिव में। अच्छा, तो तुम्हारे आंख में दोनों तरीके का डिफेक्ट है। ऐसा कम उम्र में रेयर होता है, हाँ? ऐसा जो है कम उम्र में जितने ज्यादा तर आप चश्मा पहने हुए लोगों को देखोगे तो सबके आंख में जो है वो निगेटिव पावर का, यानी कि डाइवर्जिंग लेंस वाला, यानी कि कॉनकेव लेंस लगा होगा सबके चश्मे में। ठीक है ना। हाँ, और इस तरीके का बहुत रेयर है जिसमें कि पॉजिटिव वाला होगा। जिसका आई मतलब उम्र कम है उसके लिए बात कर रहा हूँ, है ना।
सर क्योंकि सर जिसका कम उम्र में इस तरीके का आई डिफेक्ट बहुत रेयर होता है। हाँ बोलो। सर जिसका आँख खराब नहीं रहता सर उसका 6/6 क्यों लिखा रहता है विजन? वो तो एक लिखने का तरीका है, केवल 6/6 का विजन का, उसके लिए कोई वो मीनिंग नहीं, उसका कोई वो नहीं। परफेक्ट विजन चश्मे के करेक्शन के बाद भी बहुत से लोगों का 6/6 हो जाता है, उसमें करेक्शन के बाद 6/6 हो जाएगा। जब तक करेक्शन ग्लास नहीं लगाया तब तक वो डिफेक्ट दिखेगा। यस सर। ठीक है, तो ये आई डिफेक्ट कैसे है, क्यों होता है, क्या कारण है कि कब चश्मा कौन सा लगेगा, वो बातें भी हम लोगों को करनी है आगे चल के। ठीक है, तो पावर से यहाँ से आपके पास इंफॉर्मेशन हो गया कि किस लेंस का पावर पॉजिटिव और किसका जो है निगेटिव होगा। अगर बहुत सारे जो लेंसेस हैं वो एक दूसरे के कॉम्बिनेशन में प्लेस करे गए हैं विदाउट एनी गैप, तो उन सब का जो इफेक्टिव पावर है वो इंडिविजुअल के पावर्स का सम होता है। इफ नंबर ऑफ लेंसेज, थिन लेंसेज, are placed without gap, then विदाउट गैप मतलब एक दूसरे से सटा के रखा गया। ठीक है, देन इफेक्टिव पावर ऑफ कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू सम ऑफ पावर ऑफ इंडिविजुअल लेंस। ठीक है, P को लिखना है तो Yes. ये लिखा जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3। ठीक है, यानी कि 1/f इक्विवेलेंट, ये हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। इसमें पावर की या फोकल लेंथ की जब भी आपको वैल्यू प्लेस करनी है तो इट शुड बी प्लेस विथ नेचर, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव के साथ रखना है। ठीक है ना? Yes, sir. ठीक है, इफेक्टिव पावर के बारे में इंफॉर्मेशन बनाना है तो सबके पावर को या फिर फोकल लेंथ को, जो भी आप प्लेस कर रहे हैं, जो भी फॉर्मूला आप यूज करना चाह रहे हैं, उसमें साइन के साथ रखना है। पॉजिटिव पावर है तो पॉजिटिव, नेगेटिव पावर है तो नेगेटिव, फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। ठीक है भाई। यस सर। यस सर। अगर कोई पर्टिकुलर लेंस है उसका कोई एक पर्टिकुलर सरफेस आप सिल्वर कर दे रहा है, ठीक है ना, ऐसा आपको फ्रीक्वेंटली प्रॉब्लम मिलेगा जिसमें कोई सरफेस को सिल्वर करने की बात करी जा रही है, तो वो जो सिल्वर्ड लेंस होगा दैट विल बिहेव लाइक ए मिरर। ठीक है ना? जी सर। सिल्वर्ड लेंस will effectively behave like a mirror if focal length of mirror is
capital F, then it is given by 1/F, that is equals to minus का 2/FL minus 1/FM. ठीक है। FL का मतलब हो गया फोकल लेंथ ऑफ लेंस, और FM का मतलब हो गया फोकल लेंथ ऑफ मिरर। ठीक है भाई। जैसे मान लो कि आपको बोला गया कि एक पर्टिकुलर बाई कॉन्वेक्स लेंस है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दिया गया 20 सेंटीमीटर का है, और इसका एक सरफेस जो है वो सिल्वर कर दिया गया, और आपसे पूछा जा रहा है कि इस कॉम्बिनेशन या इस लेंस के कितने दूरी पे एक ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करें कि जहां ऑब्जेक्ट है वहीं पे इमेज बन जाए। ठीक है। बाई कॉन्वेक्स लेंस of radius of curvature (20 centimeter) and refracting index of material 3/2, one of the surface is silver. At what distance from the lens? What distance from the lens an object be placed so that image is formed on the object itself? Image is formed on the object itself. ठीक है। जहां पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे इमेज बन जाए, उसके लिए कहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखना है। तो आपके पास बहुत ही एक क्लियर इंफॉर्मेशन है भाई कि इस दोनों के कॉम्बिनेशन से एक मिरर बनेगा जिसकी फोकल लेंथ को लिखने का आपको फॉर्मूला बता दिया गया। अगर आप फोकल लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं कि इस कॉम्बिनेशन से बनने वाले मिरर का फोकल लेंथ क्या क्या है, तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी आपको पता हो जाएगा। यस सर। और आपको मालूम है कि किसी मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर आप ऑब्जेक्ट प्लेस कर रहे हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे यानी कि वहीं पे इमेज बन जाता है। ठीक है। यानी कि बेसिकली ये कॉम्बिनेशन जिस मिरर की तरीके से वर्क कर रहा है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा उस मिरर का, वो आपको कैलकुलेट करना है भाई, है ना। यस सर। तो आप पहले तो लेंस का फोकल लेंथ निकालेंगे, तो आपके पास फॉर्मूला है 1/FL। ये लिखा जाएगा म्यू लेंस -1 1/R1 -1/R2, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है। अगर ये सरफेस सिल्वर्ड नहीं होता
तो ये एक लेंस की तरीके से होता, जिसका फोकल लेंथ कितना होता वो हम लिख सकते थे। म्यूएल की जगह पे 3/2 -1। पहले वाले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव का रखना है 1/20, और दूसरे वाले का निगेटिव रखना है, तो माइनस माइनस प्लस 1/20। ठीक है ना? जी सर। Yes, sir. तो 1/FL की वैल्यू हमको मिल गई 1/20। ठीक है। और मिरर के लिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो तो 20 सेंटीमीटर है, तो मिरर का जो फोकल लेंथ हो जाएगा, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, ये आपके पास जानकारी में आएगा कि इट विल बी -10 सेंटीमीटर। होगा ना भाई? Yes, sir. ये आपका लेंस था, इसको हम ऐसे देख रहे हैं, ये एक लेंस हो गया, और इसका इधर ये सरफेस जो सिल्वर है वो हम एक मिरर के रूप में दोनों को अलग अलग बना दे रहे हैं, उसको ऐसे देख रहे हैं, है ना? और ये इसको लाके यहाँ पे सटा दिया गया, ऐसे समझो। ठीक है। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आपके पास जानकारी में होगा कि 20 सेंटीमीटर का होगा, निगेटिव का होगा, है ना? यस तो सर। फोकल लेंथ हो जाएगा माइनस का 10 सेंटीमीटर। फॉर्मूला क्या है? 1/F माइनस का 2/FL माइनस का 1/FF माइनस का 2 डिवीजन में FL। FL को हम लोगों ने अभी कैलकुलेट करा था, FL की वैल्यू 1/FL की वैल्यू 20 मिली थी, यानी कि 2/20 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1/10 लिख सकते हैं। यस सर। यानी कि 1/F के लिए इंफॉर्मेशन हो गया माइनस का 1/5। क्यों? तो फोकल लेंथ ऑफ द मिरर पता हो गया, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। यानी कि अगर आप इस पर्टिकुलर लेंस से 10 सेंटीमीटर पहले एक ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे, तो जहां पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे फाइनली इमेज बन जाएगा। क्लियर है बात? यस सर। सर हाँ एक जी। बार फिर से बता दीजिएगा सर, लेंस और मिरर को अलग अलग कंसीडर करेंगे। हाँ, ये और केवल हम सर फिर फिगर में समझने के लिए आपको दोनों को अलग दिखा दिया है, बेसिकली इसको लाके यहीं पे सटा दिया। ठीक है, तो एक ये लेंस हो गया, यस और सर। जो ये सरफेस इसका सिल्वर किए हैं, उस सिल्वर सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर तो वही होगा जो इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और वो यस सिल्वर सर। कर दिया गया तो मिरर हो गया। तो इसको जब भी हमको देखना होगा तो एक लेंस और एक मिरर के कॉम्बिनेशन के रूप में देखेंगे, जो कि इफेक्टिवली मिरर की तरीके से वर्क करेगा। ठीक है। यस सर। यस सर। तो इस लेंस का आपको फोकल लेंथ जज करना है, लेंस मेकर फॉर्मूला है उससे बनेगा। इस मिरर का आपको फोकल लेंथ जज करना है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका मालूम है, फोकल लेंथ आपको मालूम है कि उसका आधा हो जाएगा। ठीक है ना? यस। यस सर। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन जिस मिरर की तरीके से वर्क करेगा, उसका फोकल लेंथ लिखने का तरीका आपको मालूम है। यस सर। कहाँ से आपको फोकल लेंथ मिल गया, आप फिर जज कर लेंगे कि क्या पोजीशन होनी चाहिए जहां पर कि फाइनली ऑब्जेक्ट को रखना है, जिससे कि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक ही जगह पे बन जाए। यस सर। ठीक है। इसी तरीके से एक प्रॉब्लम करिए। मान लो कि आपको कहा गया कि एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, जिसका प्लेन सरफेस हमने सिल्वर कर दिया है। इसके मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको बोला गया 3/2 का,
और इसका ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 20 सेंटीमीटर का है। और इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट के आगे आपको बोला गया कि एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है। ऑब्जेक्ट की जो प्लेसमेंट है दैट इज एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, और इसकी हाइट जो है वो आपको बोली गई है 2 मिलीमीटर की है ना। 2 मिलीमीटर इसकी हाइट है। आपको इसका जो इमेज है वो कहाँ बनेगा, कितनी साइज का बनेगा, ये बताना करेंगे। Yes, sir. फटाफट sir. करो। सर लेंस से 60 सेंटीमीटर दूर बनेगा इमेज और हाइट 4 mm इन्वर्टेड। हाँ Yes, sir. Same answer. ठीक है। तो बेसिकली आपको इस मिरर का जो कॉम्बिनेशन है दैट इज गोइंग टू बिहेव लाइक ए मिरर। इसका फोकल लेंथ निकालना है तो पहले तो लेंस का फोकल लेंथ निकालो, तो 1/FL ये इक्वल हो जाएगा म्यू -1 यानी कि 3/2 -1 मल्टीप्लाइड बाई 1/20 पॉजिटिव का, और दूसरे वाले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इंफिनिटी हो गया तो 0 हो जाएगा वो सेकंड टर्म। तो 1/FL की वैल्यू आपको मिल गई कि 1/40 है ना। Yes, sir. अब आपको ये जो सिस्टम है वो एक मिरर की तरीके से वर्क करेगा। उसका फोकल लेंथ कितना होगा, तो माइनस का 2/FL -1/FM से लिखा जाता है। माइनस का 2 डिवीजन में 40, और ये तो आपका 0 हो गया ना, इंफिनिटी हो गया फोकल लेंथ। तो आपको मिल गया कि मिरर का जो फोकल लेंथ होगा वो 20 सेंटीमीटर है। निगेटिव आया है, निगेटिव ये दिखा रहा है कि दिस पर्टिकुलर अरेंजमेंट विल बिहेव लाइक ए कन्वर्जिंग मिरर, है ना। यस सर। सिस्टम विल बिहेव लाइक कन्वर्जिंग मिरर। ये कन्वर्जिंग मिरर की तरीके से बिहेवियर देगा। अब कन्वर्जिंग मिरर का फोकल लेंथ पता हो गया तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन मालूम है, तो 1/V प्लस 1/U दैट इज इक्वल टू 1/F। 1/V माइनस का 1/30 माइनस का 1/20, 1/V दैट इज
1/20, नेगेटिव का प्लस 1/30, तो v के लिए इंफॉर्मेशन हो गया माइनस का 60 सेंटीमीटर। ठीक है। मैग्निफिकेशन जो कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो है, ये आपको मालूम है माइनस का v/u से डिफाइंड होता है, माइनस का 60 डिवाइडेड बाई 30। तो हाइट ऑफ इमेज जो हो गया वो हमको मिल गया माइनस का, पहले कितना था भाई, 2 मिलीमीटर ना, हाँ 2 मिलीमीटर, माइनस का 4 है ना मिलीमीटर। नेगेटिव ये बता रहा है कि ये इमेज जो होगा इन्वर्टेड होगा, तो इन्वर्टेड इमेज ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर 4 millimeter and will be formed at a separation of 60 centimeter from the lens। ठीक है, तो ये आपकी इंफॉर्मेशन हो गई। अब इसमें एक और, हाँ कोई कुछ कह रहा था क्या? ये -4 mm कैसे है? -4 mm, ये देखो ना बेटा, 60 और 30 का रेशियो 2 हो गया, माइनस पहले से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 मिलीमीटर इधर ले जाके मल्टीप्लाई करोगे तो हाइट ऑफ इमेज हो जाएगा ना, माइनस का 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, क्योंकि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट आपको दिया हुआ है कितना है, हाइट ऑफ 2 ऑब्जेक्ट मिलीमीटर है। 2 मिलीमीटर है, देखो दिया है ना। ठीक है, क्लियर, बढ़ो आगे। यस सर। अब इसमें एक छोटा सा इंफॉर्मेशन और देना है। लैब में आप ऑप्टिक्स से रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, तो उसमें एक आपको लेंस दिया जाता है और उस लेंस का फोकल लेंथ के बारे में ऑब्जर्वेशन बनाने को बोला जाता है विद द हेल्प ऑफ ए ऑप्टिकल बेंच। यस सर, लास्ट ईयर आप में किया से था। आप में से कुछ लोगों ने एक्सपेरिमेंटेशन किया क्या है क्या इस पे? हाँ, लेंस का फोकल लेंथ सर निकाला लास्ट है ईयर क्या? किया। लास्ट ईयर किया था। यस सर, अरे 11th में हमारे टीचर ने बताया। अच्छा, 11th में कराया गया था। तो है तो 12th का सिलेबस, तो 11th में क्यों कराया गया? सर क्योंकि उस दिन ना 2 ही बच्चे आए थे, तो इसीलिए। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। तो इसमें क्या है इसका प्रिंसिपल, कैसे आप जो है वो फोकल लेंथ के बारे में ऑब्जर्वेशन बनाते हैं, वो पूरा डिस्कशन हम लोग करेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ फोकल लेंथ of a given length with the help of displacement method। डिस्प्लेसमेंट मेथड से जब आपको किसी लेंस का फोकल लेंथ निकालना होता है, तो एक इंफॉर्मेशन जो आपको पहले से दी गई है वो आपको ध्यान में रखना है। आपको बताया गया है कि किसी रियल ऑब्जेक्ट और उसके रियल इमेज के बीच का जो मिनिमम सेपरेशन होता है वो 4f के बराबर होता है।
किसी Yes, लेंस से अगर एक रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनाना है तो दोनों के बीच का जो मिनिमम सेपरेशन होता है वो 4f का होता है। वो कब होता है? जब ट्वाइस ऑफ एफ पे ऑब्जेक्ट को रखा है और दूसरी साइड में ट्वाइस ऑफ एफ पे इमेज बनता है। ये आपके पास इंफॉर्मेशन है। लेकिन अगर किसी दूसरे पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग आप देखें तो आपको मिलेगा कि जो इमेज का सेपरेशन होगा फ्रॉम द ऑब्जेक्ट दैट विल बी ग्रेटर देन 4f। अगर मिनिमम कहा जा रहा है तो किसी और दूसरे पोजीशन के लिए अगर आप देखेंगे तो आपका इमेज का जो सेपरेशन मिलेगा वो 4f से बड़ा मिलेगा। कहने का मतलब क्या कि अगर मान लो कि आपने ऑब्जेक्ट को ट्वाइस ऑफ एफ के अंदर रख दिया तो जो इमेज बनेगा वो ट्वाइस ऑफ एफ के कंपैरिजन में बाहर बनेगा और एज कंपैरिजन टू पहले वाले के वो ज्यादा दूर बनेगा। और अगर ट्वाइस ऑफ एफ के बाहर रखा है तो ट्वाइस ऑफ एफ के अंदर बनेगा बट दोनों के बीच का जो सेपरेशन होगा 4f के कंपैरिजन में आपको बड़ा मिलेगा। तो ऐसे केस में अगर मान लीजिए कि एक किसी रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है उसके अगर मान लो कि हम फिक्स कर दें, है ना, एक रियल ऑब्जेक्ट और उसके रियल इमेज के बीच का जो सेपरेशन है उसको अगर हम मान लीजिए कि फिक्स कर देते हैं और एक बीच में अगर हम एक लेंस को मूव कराते हैं तो लेंस की दो पोजीशन ऐसी बीच में मिलेंगी जिसके करस्पॉन्डिंग एक रियल ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो उस पोजीशन पे बनेगा जहां पे आपने सेपरेशन को फिक्स करके रखा है उनके बीच का। ठीक है, जिसको आप एक्सपेरिमेंटेशन में एक ऑप्टिकल बेंच पे परफॉर्म करते हैं। इस तरीके का एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे प्लेटफॉर्म होता है जिसपे मार्किंग बनी रहती है। एक तरफ एक पिन रख देते हैं, दूसरे तरफ दूसरा पिन रख देते हैं ना। बीच में आप एक लेंस को प्लेस करते हैं तो लेंस की एक प्लेसमेंट ऐसी मिलेगी जिस प्लेसमेंट के करेस्पॉन्डिंग इस पिन की इमेज इस वाले पिन के लोकेशन पे बन रही होगी। इसी के लोकेशन पे इमेज बन रहा है कि नहीं वो देखने के लिए आप इस लेंस को मूव कराते हुए इधर से आप इसका इमेज देखते हैं। अगर आपने सर को दाएं बाएं ऐसे मूव कराया है और इमेज और ये ऑब्जेक्ट दोनों साइड साथ मूव कर रहे हैं विदाउट एनी पैरेलैक्स, दोनों साथ साथ जा रहे हैं। जैसे ये हमारा मान लो कि पिन था, इधर से मैं देख रहा था इमेज ऐसे बना है और हम मुंडी इधर ले जा रहे हैं तो ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ऐसे ऐसे मूव करता जा रहा है ना। जैसे जैसे हम देख रहे हैं मुंडी को हिला के हमारा दोनों साथ साथ का मूवमेंट देते हुए दिख रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड एट दिस लोकेशन। ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या? और मान लो कि Yes, sir. ये हमारा जो पिन है और इमेज मान लो कि यहाँ पे बन रहा होता है तो जब हम इधर मुंडी करते हैं तो ये इमेज जो होता है वो लेफ्ट में दिखता और ये ऑब्जेक्ट जो होता है वो राइट में दिखता। और मान लो कि इसके पीछे बन रहा होता तो इसे जब हम सर को घुमाते तो जो ओरिजिनल पिन है वो लेफ्ट में दिखता और जो इमेज है वो राइट में दिखता। हमको ऐसे इधर से देखते तो इमेज जो होता है लेफ्ट में और इधर में दोनों साथ साथ मूव करते हुए नहीं दिखते ना, अलग अलग मूवमेंट आता है। तो पैरेलैक्स को देखते हुए हम लोग ये जज कर सकते हैं कि इस वाले पिन के लोकेशन पे ही इसका इमेज बना है कि नहीं। क्लियर है बात? यस सर। और अगर मान लो कि आप यहाँ पे ऑप्टिकल बेंच नहीं यूज कर रहे हो तो आप इसकी जगह पे और आसान तरीका यूज कर सकते हो। इधर में आप एक स्क्रीन प्लेस कर सकते हो ना।
स्क्रीन पे जब भी आपकी जो इमेज बनती है वो आप ध्यान में रखिएगा कि वो हमेशा रियल इमेज ही स्क्रीन पे फॉर्म होती है, ठीक है ना। कभी भी वर्चुअल इमेज स्क्रीन पे आपको विजुअलाइज नहीं होगी, हमेशा रियल इमेज ही स्क्रीन पे विजुअलाइज होती है। क्लियर। तो मान लो Yes, कि sir. ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है और बीच में हमने लेंस को प्लेस करा कहीं, यहाँ पे ये लेंस की प्लेसमेंट है जिसके करस्पॉन्डिंग हमारा ऑब्जर्वेशन क्या बन रहा है कि द इमेज इज गोइंग टू फॉर्म ऑन द स्क्रीन। इस तरीके से इमेज बन रहा है, ये इसका इमेज हो गया जो यहाँ पे बना। ऑब्जेक्ट का सेपरेशन आपने मान लीजिए कि एक्स का बोला है और स्क्रीन और पिन के बीच का जो सेपरेशन है वो कैपिटल डी का है और अपने इस लेंस का फोकल लेंथ आपने एफ कहा। तो अगर आप देखें तो इस डिस्टेंस को अगर एक्स कहें तो ये डिस्टेंस डी माइनस एक्स हो जाएगा। हो जाएगा ना भाई। हेलो, मेरी मेरी आवाज आ Yes. रही है। अब अगर हम लेंस फॉर्मूले को यूज करते हैं तो 1/v माइनस 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f, ये फॉर्मूला है हमारे पास। v की जगह पे हमको प्लस का d माइनस एक्स लिखना है, u की जगह पे माइनस का x लिखना है तो माइनस माइनस प्लस x हो गया और f की जगह पे 1/f लिखना है। दैट इज द फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस, है ना। इधर से इसको सॉल्व करने के लिए x प्लस डी माइनस एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1/f। एलसीएम कर दिया भाई, या माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी एफ। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको मिल गया, एक्स स्क्वायर माइनस का डी एक्स प्लस डी एफ दैट इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया ऑब्जेक्ट पोजीशन के लिए, जिसके दो रूट होंगे। क्या क्या होंगे वो आपको मालूम है। पहला रूट माइनस का डी यानी कि डी प्लस माइनस, दूसरा रूट माइनस से लिखा जाएगा, पहले को जो है हम लोग प्लस से लिखा देते हैं। डी स्क्वायर माइनस का 4ac यानी कि माइनस का 4df डिवाइडेड बाई 2 लिखा जाएगा। तो एक्स की दो वैल्यूज हो गई, एक हो गई डी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस 4df बाई 2 और दूसरी हो गई डी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस 4df बाई 2। लेट स्क्वायर रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस 4df, इसको हम लोग स्मॉल डी कह दे रहे हैं, है ना। इसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। तो ये देखिए, एक ये पोजीशन हमको मिली है यहां से यहां तक डी माइनस स्मॉल डी बाई 2, और डी में से इसको घटा देंगे तो ये सेपरेशन क्या मिल जाएगा भाई, डी प्लस स्मॉल डी बाई 2 हो जाएगा। और दूसरी जो लेंस की पोजीशन है
वो हमको मिल रही है कहीं यहाँ पे दूसरी लेंस की पोजीशन जो है, जिससे कि फिर से ऑब्जेक्ट का इमेज उसी स्क्रीन पे बन रहा है। ये डिस्टेंस आपका है d+d/2 से। तो नेचुरल है कि ऐसे केस में ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, d-d/2 ना। इसके दोनों जो रूट है वो इस लेंस की पोजीशन को बता रहे हैं करेस्पॉन्डिंग टू द ओरिजिन एट द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, एक पोजीशन मिला d-d/2 पे, दूसरी पोजीशन लेंस की मिली d+d/2 पे। इन दोनों पोजीशन के लिए हमारे इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का जो इमेज होगा दैट इज गोइंग टू फॉर्म ऑन दिस स्क्रीन। ठीक है ना भाई? यस सर। हेलो। तो अगर आप जरा इन दोनों का डिफरेंस देखिए, इन दोनों लेंस के दोनों पोजीशन का डिफरेंस देखिए, तो यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस है d+d/2 और ये डिस्टेंस है d-d/2। इसको घटाओगे तो ये d मिल जाएगा क्या? यस सर। यानी कि जो d है वो दो बीच में जो पोजीशन मिले हैं लेंस के, जिसके करस्पॉन्डिंग की ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो स्क्रीन पे बन रहा है, उस दो पोजीशन ऑफ द लेंस के बीच का सेपरेशन है। और इस इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व कर लें तो हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या बन जा रहा है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, d² माइनस का 4df दैट इज इक्वल टू d²। या f को लिखने का इंफॉर्मेशन हो गया d² माइनस d²/4d। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है वो डिस्प्लेसमेंट मेथड से, अगर आप एक्सपेरिमेंटेशन आप में से कुछ लोगों ने किया होगा तो उसमें एक दोनों पिन के बीच का सेपरेशन कैपिटल D हो गया, दैट शुड बी ग्रेटर देन 4 f। जो भी फोकल लेंथ अप्रोक्सीमेटली आपको नोन होगा उससे 4 गुने से ज्यादा दूरी पे, यानी कि जो भी आप चाहो अगर एक्सपेरिमेंटेशन को करना, तो ऑप्टिकल बेंच जो आपको दिया गया उसके दोनों एक्सट्रीम पोजीशन पे आप अपने पिन को प्लेस कर दो। ठीक है ना, एग्जैक्टली कितने दूरी पे रखना है वो आपकी इच्छा पे है ना। आप जनरली जो है अच्छा नंबर के रूप में आप यूज कर लेंगे, जैसे दोनों के बीच का बीच में सेपरेशन जो है 200 सेंटीमीटर का रख लेंगे, 250 सेंटीमीटर का रख लेंगे, जिससे कि कैलकुलेशन आपको आसान रहे, है ना। तो दोनों पिन के बीच की दूरी आपने मान लीजिए कि 200 सेंटीमीटर पे 2 मीटर पे रख दिया, और एक पिन के पास लेंस को स्टैंड पे खड़ा करेंगे और धीरे धीरे दूसरे वाले पिन की तरफ मूव कराते जाएंगे, और दूसरी साइड से आप उसके इमेज को देख रहे होंगे। जैसे ही आपको दिखेगा कि जो दोनों इमेज और पिन है दूसरे साइड वाले वो कोइंसाइड कर रहे हैं, तो एक बार अपने सर को मूव Yes. करा के भी देखेंगे कि वो दोनों के दोनों साथ साथ मूवमेंट देते हुए दिख रहे हैं या अलग अलग मूवमेंट आ रहा है। अलग अलग मूवमेंट आ रहा है का मतलब होगा कि एग्जैक्टली दे आर नॉट लोकेटेड एट सेम पोजीशन। ठीक है ना। Yes, sir. और Yes, sir. जैसे ही दोनों का मूवमेंट साथ साथ दिखने लगेगा तो आपका मतलब इंफॉर्मेशन बनेगा कि इमेज की लोकेशन और जो दूसरे साइड में रखा गया पिन है उसकी लोकेशन सेम है। वहां का मेजरमेंट आप लेंस का पोजीशन का ले लेंगे, फिर आगे बढ़ाते जाएंगे लेंस को, और दूसरी वाली पोजीशन भी आप पाएंगे जहां पर कि इमेज फिर से उतना ही बड़ा बन जा रहा है, मतलब उतनी बड़ा नहीं, सेम पोजीशन पे बन जा रहा है। ठीक है ना। और दोनों पॉइंट के बीच का सेपरेशन स्मॉल डी आपने मेजर कर लिया वहां से, कैपिटल डी आपको पहले से मालूम है, दोनों पिन के बीच का सेपरेशन। तो आप ये फॉर्मूले का यूज करके अपना गिवन लेंस का फोकल लेंथ क्या है उसकी इंफॉर्मेशन बना सकते हैं। क्लियर है क्या बात? Yes, sir. यस सर। हाँ, अब इसमें दूसरी चीज जो ध्यान देनी है, जो इस पे बेस्ड प्रॉब्लम मिलते हैं उसमें जो ध्यान देनी है वो देखिए। पहली वाली पोजीशन के करेस्पॉन्डिंग अगर मैग्निफिकेशन को देखा जाए तो इमेज की सेपरेशन है d+d/2, ऑब्जेक्ट की सेपरेशन है d-d/2। तो मैग्निफिकेशन इन द फर्स्ट केस
मैग्निफिकेशन इन द फर्स्ट केस हो गया माइनस का d प्लस डी बाई टू, यानी कि d माइनस डी बाई टू, यानी कि टू कट गया तो d प्लस डी अपॉन d माइनस डी। ये पहले वाले सिचुएशन में मैग्निफिकेशन हो जाएगा। निगेटिव है, निगेटिव जो है वो दिखा रहा है कि इन्वर्टेड इमेज है, रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड ही होता है, मालूम भी है आपको। ठीक है, तो अक्सर sir. करके इसमें Yes, sir. मैग्निफिकेशन ना दे करके मैग्नीफाइंग पावर दे दिया जाता है ना, तो मैग्नीफाइंग पावर का मतलब पॉजिटिव वैल्यू होती है। और दूसरे वाले केस में जो मैग्निफिकेशन है वो आपको क्या मिलेगा, माइनस का d माइनस डी बाई टू डिवाइडेड बाई d प्लस डी बाई टू, है ना। ये इमेज Yes, sir. पोजीशन हो गया d माइनस डी बाई टू, ऑब्जेक्ट पोजीशन हो गया यहाँ पे d प्लस डी बाई टू, ये सेपरेशन ना। तो उस केस का मैग्निफिकेशन ये हो गया। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना मिला भाई, One. Yes, sir. ठीक है। What तो आएगा? डिस्प्लेसमेंट मेथड में दो जो पोजीशन ऑफ द लेंस है, उस दोनों पोजीशन के करस्पॉन्डिंग जो मैग्निफिकेशन है उसका मल्टीप्लिकेशन जो है वो हमेशा 1 होता है। ठीक है, दो जो पोजीशन मिलते हैं। और पहले वाले केस में जो हाइट ऑफ इमेज है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो, ये पहला मैग्निफिकेशन हो गया। और हाइट ऑफ इमेज इन सेकंड केस डिवीजन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इन सेकंड केस, ये आपको 1 हो जाएगा। यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा जो है वो ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ द इमेज इन द टू पोजीशन है। तो ये भी आपको पूछा जाता है कि दोनों पोजीशन के लिए इमेज की हाइट दे देगा कि पिन की पहले वाले पोजीशन में जो इमेज की हाइट है वो 8 सेंटीमीटर का है, दूसरे वाले में 2 सेंटीमीटर का है इमेज की हाइट। और आपसे पूछ दिया कि बताना भाई कि ऑब्जेक्ट की हाइट क्या होगी, तो वो हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, है ना। 8 गुना में 2 का स्क्वायर रूट कर देंगे। बात क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. तो ये भी आपको इंफॉर्मेशन जो है वो ध्यान में रखना है। ठीक है, कई बार ये फॉर्मूला भी आपको हेल्प कर देते हैं, तो इनको भी ध्यान में रखिएगा। दोनों पोजीशन ऑफ द लेंस के करस्पॉन्डिंग सेपरेशन को डी, स्मॉल डी से दिखाया गया है। एंड कैपिटल डी इज द सेपरेशन बिटवीन पिन एंड द स्क्रीन, या सेपरेशन बिटवीन द टू पिन्स है। ठीक है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो ये आपका एक एक्सपेरिमेंटेशन इधर में लैब में आपको करने को मिलता है, जिसका आपको ध्यान रखना है। तो ये लेंस से रिलेटेड आपका इंफॉर्मेशन भी लगभग कंप्लीट हो गया, है ना। अब इसमें कभी कभी आपको ऐसा भी क्वेश्चन मिलता है जिसमें लेंस को स्प्लिट कर दिया जाता है। तो स्प्लिट करने का क्या असर होगा, स्प्लिट किया तो फिर इसके बाद से मूवमेंट देने का क्या असर होगा, वो भी आपको ध्यान में रखना है ना। जैसे मान लो कि कभी कह दिया कि एक लेंस है और उसको ऐसे दो पार्ट में आपने स्प्लिट कर दिया, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ऐसे दो पार्ट में आपने काट दिया। तो ऐसे जब कट करेंगे तो दोनों जो सरफेसेस हैं, कर्व सरफेसेस जो रिफ्रैक्शन में यूज हो रहे, वो दोनों कर्व सरफेसेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर तो बदलेगा नहीं। बोलो भाई, बदलेगा क्या? हेलो। No, sir, नहीं बदलेगा. नहीं बदलेगा. नहीं बदलेगा।
तो अगर दोनों सरफेस का जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं बदल रहा है, बीच का मटेरियल नहीं बदल रहा है, तो दोनों के फोकल लेंथ एज इट इज रहेंगे, जो कंप्लीट हमारे लेंस का था। ठीक है, तो स्प्लिट करने के बाद भी फोकल लेंथ जो होगा सेम रहेगा। तो अगर आपने जो है स्प्लिटिंग करी है किसके अबाउट, प्रिंसिपल एक्सिस के करेस्पॉन्डिंग के पैरेलल प्लेन से इसको कट किया, तो फोकल लेंथ पे कोई असर नहीं आएगा। हाँ, लेकिन अगर मान लो कि प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर ऐसे दो पार्ट में इसको कट कर दिया, ऐसे स्प्लिट कर दिया अपने इस लेंस का, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बदल जा रहा है भाई। अगर मान लो कि इक्वी कॉन्वेक्स लेंस कैसे था, बदल जा रहा है? इक्वी कॉन्वेक्स लेंस मान लो कि पहले था, तो पहले फोकल लेंथ क्या था, मान लो कि एफ आई से नाम दे रहे हैं, तो म्यू माइनस 1 1/r प्लस 1/r, है ना। ये पहले Yes, sir. फोकल लेंथ था, 1/f(i) हो जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू 2/r। और जब स्प्लिट कर दिया तो ये हमारा लेंस जो बना वो इसका ये रिप्रेजेंटेशन हो गया एक पार्ट का, दोनों में Yes, से sir. किसी भी पार्ट को लिया तो फाइनल जो फोकल लेंथ आया उसको एफ एफ कह रहे हैं मान लो, तो 1/f(f) वो म्यू माइनस 1, और ये हो जाएगा 1/r, है ना। तो आपको क्या देखा भाई कि फाइनल जो फोकल लेंथ आपको मिला वो इनिशियल का 2 गुना हो गया ना भाई। Yes, हो sir, गया क्या, हो गया। है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि स्प्लिटिंग कैसे करी जा रही है, उसके करस्पॉन्डिंग फोकल लेंथ जो होगा दैट इज गोइंग टू बी चेंज। अगर इक्वी कॉन्वेक्स नहीं होता, दोनों तरफ के रेडियस ऑफ कर्वेचर बदल अलग अलग होते, तो आपको इस वाले पार्ट का अलग मिलता और इस वाले पार्ट का अलग मिलता फोकल लेंथ ना। अभी इक्वी कॉन्वेक्स है तो दो जो पार्ट बनेंगे उन दोनों के फोकल लेंथ सेम ही होंगे। ठीक है, और इस तरीके से होगा कि पहले वाले के फोकल लेंथ का डबल होगा। ठीक है, क्लियर है। स्प्लिटिंग का एक ये चीज जो ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए कि कभी आपको किसी प्रॉब्लम में डिस्कशन के दौरान कहा जाए कि जो पर्टिकुलर लेंस है उसको प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग तो स्प्लिट करा और फिर आपने उसको मूव करा दिया, ठीक है। ये मान लो कि आपने कहा गया कि प्रॉब्लम में कि ये हमारा लेंस है, इस लेंस को प्रिंसिपल एक्सिस के करस्पॉन्डिंग ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। और डिवाइड करने के बाद पार्टीशन करने के बाद इसको ऊपर थोड़ा सा मूव करा दिया, इसको थोड़ा सा नीचे मूव करा दिया, यानी कि सिचुएशन ये हमारी ऐसी हो गई, ये वाला लेंस ऊपर वाला ऐसे बन गया और नीचे वाला लेंस हमारा जो है वो ऐसे हो गया। ठीक है, मूवमेंट दिया गया है भाई दोनों को। तो इसका असर क्या होगा, जब आप इनको मूव कराओगे तो इस वाले पार्ट का जो प्रिंसिपल एक्सिस होगा वो इधर से, और इस वाले पार्ट का जो प्रिंसिपल एक्सिस होगा वो इधर हो जाएगा। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस होगा, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस होगा। Yes, sir. जो ओरिजिनल प्रिंसिपल एक्सिस था वो हमारे अब इन दोनों लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस नहीं होगा। क्लियर है। अब कोई Yes, मान sir. लो कि ऑब्जेक्ट होता जो कहीं यहाँ पे रखा गया होता, तो इसके प्रिंसिपल एक्सिस से इसका इमेज बनाते हैं और इस वाले प्रिंसिपल एक्सिस से फिर इसका इमेज बनाएंगे और फिर आगे दो दो इमेज बनेंगे उस केस में, है ना। Yes, sir. जी सर। इधर वाला पार्ट अलग इमेज बनाएगा, इधर वाला पार्ट अलग इमेज बनाएगा। या इवन कि हमारे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी रखा गया होता, यहाँ पे मान लो कि ऑब्जेक्ट को रख दिए होते, ओरिजिनल जो प्रिंसिपल एक्सिस था वहां पे, तो भी दो इमेज बनेगा ना भाई। Yes, sir. एक इस वाले पार्ट से, एक इस वाले पार्ट से। क्लियर है।
Yes, sir. Yes, sir. Clear. दूसरी केस इसमें क्या मिलती है कि ये शिफ्ट नहीं किया गया, बीच वाला पोर्शन जो है वो, मान लीजिए कि कहा गया कि काटने के दौरान जो है वो बीच वाला पोर्शन कुछ ना कुछ तो उस कटिंग में वेस्ट होगा ना, या मोटा सा बीच का पार्ट Yes, ही sir, काट होगा। के निकाल दिया ऐसे ऐसे। ये फिगर हम ऐसे बना दे रहे हैं, देखो जैसे आपको कहा कि ये लेंस है और इसको यहाँ से काटा, यहाँ से काटा और बीच का ये पोर्शन यहाँ से हटा दिया। दोनों का अंतर समझ में आया? बीच से काटा है, इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे मूव कराया है, और यहाँ पे इधर में बीच वाला पोर्शन इसको काट के हटा दिया। ठीक है, Yes, sir. तो बीच वाला पोर्शन काट के हटा दिया तो सिचुएशन तो फिजिकली तो वैसे ही दिखेगी जैसा इधर में बनाया है, लेकिन दोनों का मीनिंग जो होगा वो डिफरेंट होगा, ये चीज को ध्यान रखना। बीच वाला पोर्शन को काट के हटाया है, तो अगर आप इसको ऐसे मिलाते तो ये उसी स्फेरिकल सरफेस का पार्ट होता ना, तो यही जो एक्सिस होगी वही प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ऊपर वाले का भी नीचे वाले का भी, दोनों का प्रिंसिपल एक्सिस होगी इस केस में। इन दोनों का अपना नहीं देना। नहीं, ये प्रिंसिपल एक्सिस यही रहेगी दोनों Okay. की, दोनों की जो प्रिंसिपल एक्सिस होगी वो यही रहेगी, अगर बीच का पोर्शन ऐसे काट के हटाने की बात कर रहा है तो। ठीक है ना, और बीच में काट करके इनको मूव कराया है तो प्रिंसिपल एक्सिस बदल गई ना, इसका ऊपर चला गया, इसका नीचे चला गया। ठीक है, ध्यान रहा? तो उसके Yes, करेस्पॉन्डिंग sir. आप अपने Yes, उस sir. पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के इमेज के बारे में इंफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे, इंफॉर्मेशन का यूज करेंगे। क्लियर है बात? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना, तो ये चीज को ध्यान में लेकर के आप अपने प्रॉब्लम को वर्कआउट करिएगा कि क्या पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली कहा जा रहा है उसके करेस्पॉन्डिंग। ठीक है, एक प्रॉब्लम बोलता हूँ आज के लिए भी, फिर अब इसमें प्रिज्म है और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ाने हैं। एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए। A convex lens of focal length, convex lens is placed at a distance (20 centimeter) from a point source of light. Its image is formed on another side at 20 centimeter. Now
now a glass slab thickness 2 centimeter is placed between source and सही 20 सेंटीमीटर की बात करी थी 20 centimeter. Now a glass slab of thickness 2 centimeter is placed between source and lens. Find the distance through which image will be shifted. ठीक है, कितने डिस्टेंस इमेज में शिफ्ट आएगा ये आपको करना है, इसको करिएगा नेक्स्ट क्लास में। हाँ वो हाँ एक चीज का अनाउंसमेंट है वो ध्यान में रखना है आपको। कल आपकी क्लास है, आपको सूचना मिली है कि नहीं? कल आपकी क्लास है No, और वो sir. क्लास आप केमिस्ट्री की है 3 to 6:15 तक की। ठीक है, यस सर। कल Yes, आपकी sir. क्लास होगी 6:15 तक की, 3 to 6:15 तक की क्लास है, केमिस्ट्री की क्लास है। ठीक है, 3:30 टाइम टेबल आप देख लीजिएगा, है ना? और Yes, sir. Okay. नेक्स्ट वेडनेसडे मोस्ट 3:30 प्रोबेबली मेरी देख क्लास पड़ेगी दोनों की दोनों वेडनेसडे की। नेक्स्ट वेडनेसडे यानी कि कमिंग वेडनेसडे को दोनों क्लास फिजिक्स की पड़ेगी। ठीक है, तो उसको आप टाइम टेबल को ध्यान से देख लेना। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ठीक है, तो आज Yes. तो यहीं पे करते हैं फिनिश। Thank you, sir. क्वेश्चन बता दीजिए। Thank you, sir. फिर डाउट क्लास में जो क्वेश्चन रह गए थे ओ भूल जाती हो तुम, अभी अभी तक बोलना नहीं था। सर, अभी आप पढ़ा रहे थे ना। तो बोल देती पहले तो बता देता ना तुमको। किधर था तुम्हारा 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 बैच में होगा ना। यही है। यस सर। कौन सा, ये वाला? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए दोनों। प्लेन। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए प्लेन पोलराइज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज फ्री स्पेस at time t is given by this, then the magnetic field is given by। तो आपके पास ये इंफॉर्मेशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। Yes, sir. होते हैं. ठीक है ना, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, दोनों इन फेज होते हैं। ठीक है, दोनों इन फेज होते हैं। ठीक है, यस सर। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका एक्सप्रेशन के रूप में गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड को लिखा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय सी से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय सी से मैग्नेटिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन बनेगा।
ठीक है भाई।